हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2 का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। यह वह प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेडरिक सारियो कहाँ के कलाकार थे? जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि फ्रेडरिक सारियो कहाँ के कलाकार थे। तो आपका जो वो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो आपने देखा होगा उसमें फर्स्ट पेंटिंग से शुरू होता है ना। एक पेंटिंग दी हुई है, तो वह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? फ्रेडरिक सारियो के द्वारा बनाई गई है। तो यह पूछा गया है कि यह कहाँ के कलाकार थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के या फिर आयरलैंड के? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। तो वह कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के कलाकार थे। प्रश्न दूसरा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश नामक जो ग्रंथ था तो उसकी रचना दिदरो के द्वारा की गई थी। रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? प्रश्न जो तीसरा है वह पूछा गया है कि जो रक्त और लोहे की नीति है वह किसके द्वारा अपनाई गई थी? बिस्मार्क के द्वारा, फ्रेडरिक के द्वारा, विलियम प्रथम के द्वारा या गैरी वाल्डे के अनुसार? तो इसका उत्तर आएगा बिस्मार्क के द्वारा। मतलब रक्त और लोहे की जो नीति अपनाई गई थी वह बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह आधारशिला को लेकर किया गया है ना, कि जर्मनी में जो एकीकरण किया गया तो उसकी आधारशिला किसने रखी थी। इस प्रकार के दो प्रश्न बनेंगे आपके। एक, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, और जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो यह जो तैयार की गई थी आधारशिला वह थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी गई थी। प्रश्न नंबर 5 है कि राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो जो राष्ट्रवाद था तो उसे चित्र के माध्यम से किसके द्वारा दर्शाया गया था? एमुलन के द्वारा, हैब्सबर्ग के द्वारा, फ्रेडरिक सारियो के द्वारा या मैसनी के द्वारा? तो अभी आपने प्रश्न नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि फ्रांस के जो कलाकार थे, जो पेंटर थे, वो कौन थे? फ्रेडरिक सारियो थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक सारियो के द्वारा जो भी चित्र दर्शाए गए थे, दिखाए गए थे, उसमें राष्ट्रवाद को लेके उन्होंने अपनी पेंटिंग को दर्शाया था या दिखाया था। नंबर 6 है, मेटरनिख ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? जो मेटरनिख थे तो उसने क्या किसको सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बनाया था या बताया था? तो नंबर 1 है मैसनी, गैरीवाल्डी, विक्टर एमुनल, काउंट काबूर। तो इसका उत्तर होगा मैसनी। मैसनी को उन्होंने क्या बताया था? सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। प्रश्न नंबर 7 है, फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है? तो किसकी छवि को अंकित किया गया था, है ना? तो गैरीवाल्डी की, किंग विक्टर की, मारियान की या जर्मेनिया की? है ना, जर्मेनिया की तो होगी नहीं क्योंकि वो जर्मन की थी। ठीक, तो इसका उत्तर होगा मारियान। मारियान की जो छवि थी, जो इमेज थी, वो सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। फिर प्रश्न नंबर 8 है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक या साक्षरता का प्रतीक? मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों से बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? न्याय। ठीक, क्या होगा इसका उत्तर? न्याय, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि आंखों पे पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए जो महिला खड़ी रहती है वो किसका प्रतीक होती है? न्याय का प्रतीक होती है। प्रश्न नंबर 9 है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऐसी कौन सी संधि थी और कौन सी संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? डेनमार्क की संधि, प्राग की संधि, गैस्टीन की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? तो इसका उत्तर आएगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस राष्ट्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी? टर्की, इटली, फ्रांस या यूनान? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुस्तुनतुनिया की जो संधि थी तो किस राष्ट्र को स्वतंत्रता की मान्यता दी? तो स्वतंत्रता की मान्यता मिली थी यूनान को। नेक्स्ट है आपका, एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश किसने की?
जो एकीकृत इतालवी था, है ना, इतालवी गणराज्य था, तो उसके लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की किसने कोशिश की थी? काबूर, मैसिनी, विक्टर इमैनुअल या गैरीवाल्डी। तो किसके द्वारा किया गया था? मैसिनी के द्वारा, है ना। नंबर 12 है वीना संधि हुई थी। तो वीना संधि कब हुई थी? 1805 में, 1810 में या 1815 में? तो इसका उत्तर आएगा 1815 में वीना की संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 13 है अंसर्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था, ब्रिटिश चित्रकार था, जर्मन कलाकार था या पुर्तगाली वास्तुकार था? तो अंसर्ट रेनन कौन था? अंसर्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। अब प्रश्न नंबर 14 है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इस नारी रूपक का नाम क्या है? ठीक, तो यहाँ फ्रांसीसी क्रांति की बात चल रही है। आपने है ना देखा होगा, जब पाठ पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने मारियान और जर्मेनिया दो नारी रूपक पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर लेकिन फ्रांसीसी का पूछा, तो फ्रांसीसी में कौन था या फ्रांस में जो नारी रूपक का प्रयोग किया गया था उसका नाम क्या था? मारियान या जर्मेनिया? यूनियन जैक तो क्या फ्लैग है ना, नोबल किंग भी नहीं है। तो मारियान या जर्मेनिया में से कौन होगा? मारियान होगा। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? मारियान, क्योंकि जर्मेनिया जो है वो जर्मनी का नारी रूपक प्रतीक है। प्रश्न नंबर 15 है निरंकुशवाद से तात्पर्य क्या है? तो निरंकुशवाद यानी क्या होता है? निरंकुशवाद ऐसी सरकार जो निरंकुश हो, जिस पर किसी का अंकुश ना हो। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऐसी सरकार जो निरंकुश हो, मतलब जिसमें किसी का अंकुश ना हो। प्रश्न नंबर 16 है जर्मनी का एकीकरण में किस व्यक्ति ने सबसे बड़ा योगदान दिया है? इसके पहले प्रश्न आया था कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी? तो नेपोलियन पढ़ा था, है ना। अब यहाँ पर पूछा है कि जर्मनी का एकीकरण के में किस व्यक्ति ने सबसे बड़ा योगदान दिया था? तो सबसे बड़ा योगदान देने वाला था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। प्रश्न नंबर 17 है ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है? तिरंगा? तिरंगा तो कहा नहीं जाता, ये हमारे भारत देश का। यूनियन जैक, फ्लाई जैक या क्रॉसिंग स्टार? तो इसका उत्तर होगा यूनियन जैक। तो ब्रिटेन के झंडे को क्या कहते हैं? यूनियन जैक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है जालवेराइन किसका संघ था? तो जालवेराइन शुल्क संघ का संघ था कि किसानों का संघ था, विद्रोहियों का या व्यापारियों का संघ था? किसका संघ था? तो जालवेराइन शुल्क संघ का संघ था। प्रश्न नंबर 19 है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जो यंग इटली सोसाइटी थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कैबूर के द्वारा या बिस्मार्क के द्वारा, मैसिनी के द्वारा या गैरीवाल्डी के द्वारा? ऐसा कौन सा पर्सन था जिसके द्वारा यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर होगा मैसिनी के द्वारा। मैसिनी के द्वारा यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 20 है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। इसका पूरा परिवार जो था वह नाविक था, है ना। तो यह भी पेशे से क्या था? यह नाविक था। अब है ना प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम, जिसमें सत्य और असत्य बताना है कि सही है या गलत है। तो नंबर 1 है वीना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिख ने की थी। क्या यह सही है या गलत है? तो इसका उत्तर होगा कि यह उत्तर सही है। जो वीना सम्मेलन की मेजबानी है वह ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिख ने की थी। फ्रांस की क्रांति के बाद नापतोल की मीटर प्रणाली लागू की गई क्या? तो यह असत्य है। फ्रांस की क्रांति के बाद नहीं, फ्रांस की क्रांति के पहले किया गया था। फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। सही है या गलत है? तो इसका उत्तर होगा यह सही है। नेक्स्ट है आपका जर्मनी के एकीकरण में जूसेपी मैसिनी ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। तो क्या जर्मनी के एकीकरण में मैसिनी ने कोई योगदान दिया है या नहीं? तो यह असत्य है। क्यों? क्योंकि मैसिनी ने कहाँ का दिया था? इटली का किया हुआ था, है ना। यूनाइटेड किंगडम का गठन सन 1707 ईस्वी में हुआ था। सत्य या असत्य? तो इसका उत्तर आएगा कि यह सत्य है। यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ था? 1707 में हुआ था। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना कैबूर ने की थी। क्या सही है ये? तो यह उत्तर होगा असत्य। टैली एक प्रकार का भूमि कर था।
टैली या टाइल। आपने 9th क्लास में इसे पढ़ा था। 2 प्रकार के कर पढ़े थे, एक के टाइल पढ़ा हुआ था या टैली पढ़ा हुआ था या टाइट पढ़ा हुआ था, है ना। तो टैली एक प्रकार का भूमि कर है, सही है या गलत? तो यह एक सही है। नेक्स्ट है, फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट किया था, सही कि गलत? तो इसका उत्तर होगा सत्य है। हैब्सबर्ग साम्राज्य प्रारंभ से ही अखंड साम्राज्य था। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था तो क्या वह अखंड साम्राज्य था? तो इसका उत्तर होगा नहीं, असत्य। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, सही या गलत? तो इसका उत्तर होगा सत्य, 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था। यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया था, तो यह सत्य है या गलत है? तो यह उत्तर होगा सत्य। जर्मेनिया फ्रांस राष्ट्र का रूपक बन गई। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो जर्मेनिया है वो जर्मनी की है और फ्रांस की मारियान है, तो इसका उत्तर क्या होगा? असत्य। 1820 में वीना संधि तैयार की गई थी, ये भी हम देख चुके हैं कि 1815 में वीना संधि तैयार की गई थी, 1820 में नहीं, तो इसका उत्तर होगा असत्य। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की प्रशंसा की है, तो यह असत्य है। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, तो यह सत्य है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जो सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वह रूसो के द्वारा लिखी गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नाप तोल की खालिस्तान प्रणाली को अपनाया गया, तो कौन सी प्रणाली को अपनाया गया था? मैट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था। फ्रांस की क्रांति खालिस्तान में हुई थी। फ्रांस की क्रांति 9th में भी पढ़े थे हम। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना खालिस्तान ने की थी, तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी। जर्मनी का एकीकरण खालिस्तान युद्ध के बाद पूरा हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण कौन से युद्ध के बाद हुआ था? फ्रांस और प्रूसिया के युद्ध के बाद पूरा हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का जो चांसलर था खालिस्तान को बनाया गया, किसको बनाया गया था? वो बिस्मार्क को बनाया गया था। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत खालिस्तान को कहा जाता है। जो फ्रांस की क्रांति थी तो उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू खालिस्तान ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। 1834 में प्रसा की पहल पर एक खालिस्तान जालवेराइन स्थापित किया गया। तो 1834 में प्रसा की पहल पर जो जालवेराइन क्या था? शुल्क संघ था, तो वो शुल्क संघ स्थापित किया गया था, तो इसका उत्तर आएगा शुल्क संघ। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर खालिस्तान पर की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसे किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब उसका दूसरा नाम कौन सा है? तो उसका दूसरा नाम है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन के नाम से भी उसे जाना जाता है। गालिसिया में कुलीन वर्ग खालिस्तान भाषा बोलता था, तो गालिसिया में जो कुलीन वर्ग था वह पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया करता था। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की खालिस्तान का विकास करना चाहता था। जो रोमानीवाद था तो उस ऐसे कौन सी संस्कृति का आंदोलन किया था? ऐसा मतलब कौन सा विकास करना चाहता था? वह विकास करना चाहता था राष्ट्रीय भावना, है ना। तो राष्ट्रीय भावना को जागृत करना चाहता था। पिरसा ने खालिस्तान के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की, तो इसका उत्तर होगा काइजर विलियम प्रथम। तो पिरसा ने काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान क्या थी? तो मुख्य पहचान जो उसकी थी वो नरजातीय थी। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक में शामिल कर लिया गया, है ना। 1801 में आयरलैंड को कैसे कर लिया गया था? बलपूर्वक शामिल कर लिया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शामिल कर लिया गया था। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत खालिस्तान क्षेत्र था, तो इसका उत्तर आएगा बाल्कन। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो स्रोत था वह कौन सा क्षेत्र था? वह बाल्कन क्षेत्र था। अब एक शब्द के या एक वाक्य में हमको उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 1 है वीना संधि का मुख्य उद्देश्य
क्या था। जो वीना संधि थी तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था उन कई सारी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियन ने जो भी लागू किए थे, जो नियम कानून उसके लागू किए गए थे, वो सारे नियम कानून को बदल देना उसका मुख्य उद्देश्य था। कल्पना दर्श या यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ बताइए, है ना, प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर। तो उत्तर में बताया है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। कल्पना दर्श या यूटोपिया जो है वह फ्रेडरिक सारियो के जो चित्र थे तो उसमें ऐसी कल्पना की गई थी कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो बहुत ही आदर्शवान है, लेकिन उस सपने को पूरा करना असंभव था, तो इसलिए उसे कल्पना दर्श या यूटोपिया कहा गया है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नरजाति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नरजाति का मतलब होता है एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। मतलब एक ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले, एक ऐसे संस्कृति के लोग जो पूरे समुदाय को अपनी पहचान मानते हैं, उसे नरजाति कहा जाता है। अब है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस एक्ट के तहत एवं कब हुआ था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1760 ईस्वी में हुआ था और एक्ट ऑफ यूनियन के तहत किया गया था। नेक्स्ट है आपका, नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन संघ स्थापित किया था? तो जो नेपोलियन था उसके द्वारा 39 राज्यों का जर्मन संघ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, सन 1832 ईस्वी में किस संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो सन 1832 ईस्वी में किस संधि ने, कौन सी संधि हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी जिसमें यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई थी। निरंकुशवाद क्या होता है? तो निरंकुशवाद का मतलब है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुश सरकार कहा जाता है। मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य है? एक ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। मतलब जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं पंरपराएं वगैरह, है ना, जो पौराणिक परंपराएं चली जा रही हैं, जो रिवाज चले आ रहे हैं, तो उसी को रूढ़िवादी कहा जाता है। जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया था? तो जर्मन पंचांग को मुख्य जो प्रश्न था 1798 ईस्वी में पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने डिजाइन किया था। ठीक, किसने किया था? एंड्रियास रेबमान ने किया था सन 1798 में। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो स्टेट जनरल जो है उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया था। 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हार फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में किसको दर्शाया गया है? आपकी किताब में ये चित्र बना हुआ है कि एक डाकिया है जिसके पीछे बैग टंगा हुआ और उसके सारे जो खत है, पत्र हैं, वो क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन व्यक्ति था, किसको दिखाया गया था? तो डाकिये के रूप में नेपोलियन को दिखाया गया था। 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? तो 1861 में जो एकीकृत इटली थी तो इमैनुअल द्वितीय को वहाँ का राजा घोषित किया गया। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह टिप्पणी किसने की थी? ठीक, तो यह कहा गया था कि जब फ्रांस छींकता है, फ्रांस को सर्दी हुई, फ्रांस ने छींका तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसी टिप्पणी देने वाला कौन था? ऐसी टिप्पणी देने वाले थे मेटरनिख हैं। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट किस देश से थे? किस देश से थे वो? जर्मनी देश से थे। 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका उत्तर है सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो नेपोलियन ने इटली में हमला 1797 में किया था। मारियान की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई थी? तो मारियान की जो प्रतिमाएं थी वो सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी। लॉर्ड बायरन कौन था? तो लॉर्ड बायरन एक अंग्रेज कवि थे।
अब इसके बाद देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, फेड्रिक सारियो के चित्रों में किस भावना की अभिव्यक्ति की गई थी? जो फेड्रिक सारियो हैं तो उनके चित्र में किस भावना की अभिव्यक्ति की गई थी? उनके चित्रों में उन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित किया था, है ना। तो 1848 ईस्वी में फ्रांस के फेड्रिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इन चित्रों के माध्यम से विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की कल्पना की गई। इन चित्रों में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना सभी वर्ग के स्त्री पुरुषों को करते हुए दिखाया गया है। अस्टर रेनन कौन था? उसने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की? तो इसका उत्तर है कि अंसर्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था और 1882 ईस्वी में सारवान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र के सही अर्थ को स्पष्ट किया कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। तो इस तरीके से जो अंसर्ट रेनन कौन है? एक फ्रांसीसी दार्शनिक है और इनके द्वारा बताया गया कि जो राष्ट्र होता है वह कोई विशेष भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया था। तो फ्रांसीसी क्रांति से 1789 ईस्वी में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन के बाद प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। नेक्स्ट है आपका कि 1815 ईस्वी में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? तो जो यूरोपियन शक्ति थी कौन कौन सी थी? तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, है ना। तो ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया इनने मिलकर नेपोलियन को क्या किया था? हराया था। ठीक, तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। जाल वेराइन क्या था? इसकी स्थापना क्यों हुई थी? हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी कि जाल वेराइन एक शुल्क संघ था। तो जाल वेराइन एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 ईस्वी में पिरसा की पहल पर की गई। जाल वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांधना था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत बनाया था। 1815 ईस्वी में वीना संधि में नेपोलियन के किस निर्णय को नहीं बदला गया? तो 1815 ईस्वी में वीना की संधि हुई थी। उस वीना की संधि में नेपोलियन का कौन सा निर्णय था जिसे नहीं बदला गया था? तो 1815 ईस्वी में वीना संधि के दौरान नेपोलियन के सभी परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन एक परिवर्तन था तो उसे नहीं बदला गया था। वह कौन सा था? नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे नहीं बदला गया था। नेक्स्ट है कि रक्त और लोहे की नीति से आप क्या समझते हैं? तो प्रूसिया की संसद की अवहेलना करते हुए जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क को शक्ति पर अटूट विश्वास था, अतः सेना पर विश्वास करके रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो रक्त और लोहे की नीति बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई थी। महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाने वाली महिला कौन थी? तो महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाने वाली महिला कुइजे ऑटो पीटर्स थी। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और बाद में नारीवाद नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। ठीक, तो आवाज उठाने वाली महिला का नाम क्या है? कुइजे ऑटो पीटर्स। 1801 ईस्वी में एक नए वित्रानी राष्ट्र का निर्माण के बाद क्या कदम उठाए गए? एक नया राष्ट्र बना, वित्रानी राष्ट्र। तो उसके निर्माण के बाद कौन कौन से कदम उठाए गए थे, चलिए उसे देख लेते हैं। तो वित्रानी राष्ट्र का निर्माण के बाद उठाए गए कदम इस प्रकार हैं। आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। जो आंग्ल मतलब अंग्रेजी संस्कृति थी, है ना, तो अंग्रेजी संस्कृति या आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए विट्रेन के प्रतीक चिन्हों वित्रानी झंडा जिसे यूनियन जैक कहा जाता है और राष्ट्रगान को खूब बढ़ावा दिया गया। और पुराने राष्ट्र संघ इस संघ में मातहत सहयोग के रूप में ही रह गए। जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने किस तरह का दावा किया?
तो क्या दावा किया था इन्होंने कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों में प्रकट होती है। इनका मानना था कि जो लोकगीत होते हैं, जनकाव्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, तो उसमें राष्ट्र की सच्ची आत्मा बसती है। लोक संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों को एकत्र करना राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक था। और तीसरा है आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस तरीके से जो गाटफ्रीड थे तो उन्होंने इस तरीके का दावा किया था। उदारवाद का अर्थ क्या होता है? तो चलिए देखते हैं कि उदारवाद लातिन भाषा के शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, और अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष सबको समानता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे उदारवाद कहा जाता है। निरंकुशवाद से क्या आशय है? क्या चीज है निरंकुशवाद? तो निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। केंद्रीकृत मतलब कि जितना भी ना कार्य होता है, जितनी पावर होती है, जितनी शक्ति होती है, वह राजा के अंदर ही हो, राजा के पास ही हो, है ना, या सेना के आधार पर ना राज्य को चलाया जा रहा हो, या दमनकारी जो नीतियां होती हैं सरकार की, तो इस तरीके की जो सरकार हुआ करती है उसे निरंकुश सरकार कहा जाता है। जन्म संग्रह का क्या अर्थ है? तो जन्म संग्रह का क्या अर्थ है? जन्म संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है। प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्ट दिया जाता है ना। तो जन्म संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जन्म संग्रह कहा जाता है। जर्मन पंचांग को कब और किसने डिजाइन किया था और वह किसका सदस्य था? तो जर्मन पंचांग जो था वह एड्रियस रेब्रान ने 1798 में डिजाइन किया था, और रेबमान जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। 1804 की नागरिक संहिता क्या थी? तो 1804 की नागरिक संहिता क्या थी? 1804 को नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था कि जो पादरी वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था उन्हें जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त हुआ करते थे। तो 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसमें उसको समाप्त कर दिया गया था। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। अब निर्जातीय से क्या मतलब है या क्या तात्पर्य है? तो निर्जातीय मतलब होता है बित्रानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग। अंग्रेज, बेल्ज, स्कॉट या आयरिश की जो मुख्य पहचान निर्जाति थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। तो ये वो लोग थे जिनकी अपनी अलग एक संस्कृति थी, अपनी एक राजनीतिक परंपराएं अलग थी, तो उन्हें निर्जाति कहा जाता था। वीना संधि क्या थी? जिसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका, तो इसे देख लेते हैं। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वीना में मिले। तो हमने देखा था कि ब्रिटेन था, रूस था, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, इन सब की सारी शक्तियां मिली और इन शक्तियों ने मिलकर किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था, है ना। तो ये जो जितनी शक्तियां थी ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, तो इनके जो प्रतिनिधि थे ये कहाँ पर मिले? यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वीना में मिले थे, है ना। वीना नामक स्थान पर इकट्ठे हुए और किस लिए इकट्ठे हुए थे? यूरोप के लिए समझौता करने के लिए। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। जो ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिख, तो इस सम्मेलन की क्या कर रहे थे? मेजबानी कर रहे थे। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वीना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य इन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। इस संधि की मुख्य व्यवस्था इस प्रकार से थी। तो इस संधि में क्या क्या विशेषताएं थी वो देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता थी या इसके जो उद्देश्य थे वह देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। जब नेपोलियन था तो जितने इलाके जीते गए थे वो सारे इलाके अब क्या हुए? खो दिए। किसने? फ्रांस ने। नंबर 2,
फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। और नंबर 3 है, नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया, उसे खत्म नहीं किया गया, उसे बचा के रखा गया। और नंबर 4 है, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया और जबकि प्रिसा को मैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है आपका गैरीवाल्डी कौन था और वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो गैरीवाल्डी कौन है? तो ज्यूसेप्पी गैरीवाल्डी जो 1807 से 1882 तक इनका जन्म और मृत्यु दी हुई है, इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। कहाँ का था ये? इटली का प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। इसका जो परिवार था वह तटीय व्यापार करने वाला परिवार था और वह स्वयं भी व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में वह मैसनी के यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में उसने पीटमांड के गणतंत्री विद्रोह में भाग लिया। जब वह असफल हो गया तो वह दक्षिण अमेरिका भाग गया तथा 1848 तक वहां निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा। 1854 में उसने विक्टर इमैनुअल का इस बात के लिए समर्थन किया कि वह इटली का एकीकरण चाहता था। 1860 में उसने दक्षिणी इटली की ओर से एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। मतलब उसने एक ऐसी सेना तैयार की जिसमें 1000 लोग ऐड हुए। इसमें कई स्वयंसेवक जुड़े और उनकी संख्या 30,000 तक पहुंच गई। मतलब उसने बनाया क्या था? एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 बनाया था, लेकिन उसकी संख्या पहुंचकर कहाँ तक पहुंच गई? 30,000 तक पहुंच गई। इन्हें रेड शर्ट के नाम से प्रसिद्धि मिली। ठीक, ये जो नेतृत्व किया जा रहा था, ठीक, तो इसके जो सदस्य थे तो उन सदस्यों को, उन स्वयं सेवकों को क्या कहा जाता था? उन्हें रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। 1867 में स्वयं सेवकों की यह सेना, जो 30,000 की जो सेना थी, यह सेना पेपल राज्यों की तरफ से फ्रांसीसी सैनिकों से रोम में भिड़ गई। ठीक, कौन से राज्य की हेल्प कर रही है? पेपल राज्य की। अब पेपल राज्य की तरफ से लड़ने गई है, किससे लड़ेगी? फ्रांसीसी से लड़ेगी। फ्रांसीसी सैनिकों से कहाँ पर लड़ने गई? रोम में। ठीक, वहां पर भिड़ गई। इस युद्ध में रेड शर्ट्स की जीत हुई और इस तरह से पेपल राज्य इटली से मिल गए। अंततः यह कहा जा सकता है कि उसने अपने स्वयं सेवकों की एक सेना बनाकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने दिया है? गैरीवाल्डी ने। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हमने इसे हल किया है।